एक बॉटल का सिरप की आपके बच्चे की जान ले सकती है। ये ये न्यूज़ काफ़ी दिनों से इंडिया में चल रही है कि कैसे मध्य प्रदेश में 21 बच्चों ने अपनी जान खो दी बिकॉज दे हैड कंज्यूम्ड अ बैड बैच ऑफ कफ सिरप। कफ सिरप के ब्रांड का नाम है कोल्ड ड्रिफ। नाउ ये कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, यहाँ पे एक सिस्टेमिक फेलियर है। गवर्नमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, रेगुलेशन एंड टेस्टिंग सब सब अपने अपने लेवल पर फेल हुए हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर ये ऐसा हुआ कैसे। एक एक सिंपल सा कफ सिरप जिसे हम घर में सेफ समझकर दे देते हैं, वो जहर का काम कैसे कर गया। इस पूरी ट्रेजेडी को साइंस के एक लेंस से समझने की कोशिश करते हैं, ऑल्दो दिस रिक्वायर्स मोर ऑफ एम्पैथी। बट दिस इज द डॉक्टर वॉश पॉडकास्ट। माय नेम इज डॉक्टर आकाश सहगल। लेट्स डाइव इन। पिछले कुछ महीनों में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कुछ फार्मास्यूटिकल प्लांट्स पर इन्वेस्टिगेशन हुई। दो अलग अलग इंडियन कंपनीज के कफ सिरप्स जो अफ्रीका और सेंट्रल एशिया में एक्सपोर्ट हुए थे, उन्हें टेस्ट करने पर दो कंटामिनेंट मिले, इथाइलीन ग्लाइकॉल और डाई इथाइलीन ग्लाइकॉल। नाउ क्वेश्चन ये उठता है कि ये कंपाउंड्स कफ सिरप में आखिर आए कैसे। आंसर सिंपल है। सिरप बनाने में एक कंपाउंड यूज होता है, प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल, जो एक सॉल्वेंट है और ये कफ सिरप के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को डिसॉल्व करता है सिरप के अंदर। लेकिन लेकिन जब मैन्युफैक्चरर चीप इंडस्ट्रियल ग्रेड सॉल्वेंट यूज करते हैं जिसकी प्योरिटी टेस्ट नहीं होती, तब प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल की जगह एक्सीडेंटली या फिर डेलिबरेटली इथाइलीन ग्लाइकॉल या डाई इथाइलीन ग्लाइकॉल मिक्स किया जाता होता है, एंड दोनों एक्सट्रीमली टॉक्सिक हैं। इथाइलीन ग्लाइकॉल एंड डाई इथाइलीन ग्लाइकॉल बॉडी के अंदर जाके किडनीज को इरिवर्सिबली डैमेज कर देते हैं। कमिंग टू किड्स, जिनकी मेटाबॉलिक कैपेसिटी और किडनी फिल्ट्रेशन रेट अडल्ट्स के कंपैरिजन में कम होती है, उनके लिए ये और ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। नाउ इथाइलीन ग्लाइकॉल की वजह से पहले भी एक्सीडेंटल पॉइजनिंग के केसेस हुए हैं, जहां लोगों ने इसे अल्कोहल समझकर पी लिया था। केमिकली ग्लाइकॉल अल्कोहल्स की कैटेगरी में आते हैं, एंड जब ये बॉडी के अंदर जाते हैं तो लिवर के एंजाइम्स स्पेशली अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज इसे मेटाबोलाइज कर देते हैं। इस मेटाबॉलिज्म की वजह से ग्लाइकोलिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं, एंड ये दोनों एसिड्स बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ग्लाइकोलिक एसिड बॉडी का पीएच गिरा देता है, बॉडी एसिडिक हो जाती है, जिसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते होते हैं। नाउ ऑक्सैलिक एसिड कैल्शियम के साथ कंबाइन करके कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स बनाता है। ये क्रिस्टल्स किडनी के माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स को ब्लॉक कर देते होते हैं, जिस वजह से ब्लड फिल्ट्रेशन रुक जाता है, एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन रैपिडली बिल्डअप होने लगते हैं ब्लड में, एंड जब किडनीज फेल कर जाती हैं, टॉक्सिन्स ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट करते हैं, जिस वजह से ड्राउजीनेस, कंफ्यूजन एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है। बॉडी इस पॉइंट पर कंपनसेट करने की कोशिश पूरी करती है। ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए, हार्ट रेट बढ़ जाता है, मसल्स वीक पड़ जाती हैं। ये एक प्रोग्रेसिव इंटरनल कैस्केड है, मतलब है कि इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। ये साइलेंट रहता होता है, सिस्टमैटिक रहता होता है, एंड ऑफन मिसडायग्नोज्ड एज फूड पॉइजनिंग। नाउ बच्चे इथाइलीन ग्लाइकॉल पॉइजनिंग के लिए अडल्ट से ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं फॉर 3 रीजंस। नंबर 1, अनडेवलप्ड डिटॉक्स सिस्टम, बिकॉज बच्चों के लिवर एंजाइम्स इमेच्योर होते हैं जो ग्लाइकोलिक एसिड को डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाते होते। नंबर 2, लेस बॉडी वेट, जिस वजह से 1 टीस्पून सिरप का केमिकल लोड उनके लिए प्रोपोर्शनली बहुत ज़्यादा होता है। एंड नंबर 3, डिलेड डिटेक्शन, बच्चों के सिम्टम्स बहुत सटल होते हैं, एंड पेरेंट्स को लगता होता है कि ये सिर्फ एक वायरल इन्फेक्शन है। उनका ब्लड वॉल्यूम कम होता है, इसलिए टॉक्सिसिटी जल्दी स्प्रेड होती है। किडनीज एक्स्ट्रा काम करना शुरू तो कर देते हैं, बट फ्लूइड बैलेंस कोलैप्स कर जाता होता है। ध्यान रखने वाली बात है कि एक स्मॉल डोज एज लिटिल एज 1 मिलीलीटर पर किलोग्राम कैन कॉज ऑर्गन फेलियर इन अ चाइल्ड, एंड मेडिकल लिटरेचर में ऐसे दर्जनों डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं, जैसे 1937 का एलेक्जर सल्फानिलामाइड डिजास्टर जो कि अमेरिका में हुआ था, जहां 100 से ज़्यादा लोग मरे थे इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, वो भी सिर्फ डाई इथाइलीन ग्लाइकॉल के कंटामिनेशन की वजह से। वही हिस्ट्री, वही इतिहास अब 90 साल बाद इंडिया एंड डेवलपिंग वर्ल्ड में रिपीट हो रहा है।
एंड सबसे बड़ी आयरनी की बात यह है कि हम जहां मॉडर्न मेडिसिन के गोल्डन एज में खड़े हैं वहां बेसिक टॉक्सिकोलॉजी से बचने में फेल हो गए हैं। नाउ इथाइलिन ग्लाइकॉल पॉइजनिंग का ऑनसेट डिलेड रहता है, सिम्टम्स टाइम लेते हैं टू डेवलप एंड अर्ली साइंस मिसलीडिंग होते हैं। लेट्स ब्रेक द टाइमलाइन डाउन। पहले 6 घंटों में वॉमिटिंग, नोजिया एंड माइल्ड स्टमक डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है, जिससे पेरेंट्स अज्यूम कर लेते हैं एज इनडाइजेशन। अगले 6 से 12 घंटों में थकान, अनयूजुअल स्लीपीनेस एंड और फास्ट ब्रीदिंग, क्योंकि बॉडी एसिड बिल्डअप को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। 12 से 24 घंटे में यूरिन का आउटपुट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, फेस पे स्वेलिंग हो जाती है, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है एंड और कंफ्यूजन स्टार्ट्स टू शो अप। 24 से 48 घंटों में सीजर्स आने लग जाते हैं, यूरिन आउटपुट ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाता है और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इस स्टेज पे किडनीज फेल करना शुरू कर जाती होती हैं। एंड बियॉन्ड 48 आवर्स, 48 घंटों के बाद ब्रेन में स्वेलिंग यानी एंसेफेलोपैथी एंड मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन देखने को मिलता है। हर 1 घंटा क्रिटिकल है। अर्ली डिटेक्शन ही पेशेंट का सर्वाइवल डिसाइड करता होता है। नाउ हॉस्पिटल में अगर कोई बच्चा पॉइजनिंग के सस्पिशन के साथ आता है तो डॉक्टर्स एक सिस्टमैटिक डायग्नोस्टिक पाथवे फॉलो करते हैं। स्टेप 1, वाइटल साइंस एंड यूरिन आउटपुट की मेजरमेंट। अगर यूरिन कम हो रहा है सो दैट इज एन इमीडिएट रेड फ्लैग। स्टेप 2, ब्लड गैस एनालिसिस और एन एबीजी टेस्ट। ये टेस्ट बताता है ब्लड का पीएच। अगर पीएच 7.3 से कम है मतलब सिवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। साथ ही एन आयन गैप कैलकुलेट किया जाता है जो कि नॉर्मली 8 से 12 होता है एंड पॉइजनिंग के केसेस में 20 प्लस हो जाता है। स्टेप 3, ब्लड टेस्ट फॉर क्रिएटिनिन, यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। क्रिएटिनिन अगर 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो वो किडनी इंजरी इंडिकेट करता होता है। स्टेप 4 इज टॉक्सिकोलॉजी पैनल, अगर वो अवेलेबल है। ये कंफर्म करता होता है ग्लाइकोलिक एसिड या फिर ऑक्सलेट्स की प्रेजेंस एंड देन उस हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू किया जाता होता है इमीडिएटली। सबसे पहले फोमेपिजोल दिया जाता होता है 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से, ताकि कि अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम ब्लॉक कर दिया जाए। आईवी सोडियम बाइकार्बोनेट एसिडोसिस को कंट्रोल करता होता है एंड हीमोडायालिसिस रिमूव कर देता होता है ग्लाइकोलिक एसिड एंड अनमेटाबोलाइज्ड ग्लाइकॉल फ्रॉम द ब्लड। If started within the first 6 to 8 hours, dialysis can completely reverse damage. Delay beyond 24 hours often leads to permanent renal loss. देखिए, बॉडी नॉर्मली मेंटेन करती है अपना पीएच बिटवीन 7.35 एंड 7.45। इथाइलिन ग्लाइकॉल के मेटाबोलाइट्स इसे ड्रॉप करवा देते हैं टू 7.1 एंड इन सम केसेस इवन लोअर। इस लेवल पे बॉडी का हर एंजाइम स्लो हो जाता है, ब्रेन फंक्शन डल हो जाता है, मसल्स वीक हो जाती हैं एंड ऑक्सीजन डिलीवरी ड्रॉप कर जाती है सारे के सारे टिश्यूज में। That's why poisoned children look pale. They breathe fast and seem abnormally sleepy. If not treated, acid buildup triggers cardiac arrhythmia, seizures and brain swelling. एक बार डायलिसिस और एंटीडोट थेरेपी कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट फेज आता होता है रीनल रिकवरी। किडनीज को 2 से 4 हफ्ते लगते हैं स्टेबलाइज होने में एंड ड्यूरिंग द रिकवरी पीरियड डॉक्टर्स मॉनिटर करते होते हैं यूरिन आउटपुट एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को रोज। पेरेंट्स के लिए ये फेज एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। बच्चों को हाई प्रोटीन लो सोडियम डाइट दी जाती होती है, हाइड्रेशन केयरफुली मेंटेन करना होता है बिकॉज ज़्यादा पानी भी एक रिस्क क्रिएट कर देता है अगर किडनी फिल्टरिंग स्लो हो। फॉलोअप टेस्ट्स करे जाते होते हैं 1, 3 और 6 महीने पर, ताकि कि क्रिएटिनिन और जीएफआर नॉर्मलाइज हो गए हैं या नहीं उसको चेक करने के लिए। एंड कुछ केसेस में टेम्परेरी डायलिसिस छुट्टी के बाद भी चालू रहता है 2 से 3 हफ्तों के लिए। देखिए, रिकवरी पॉसिबल है बट ओनली विद कंप्लायंस एंड मॉनिटरिंग। नाउ प्रिवेंशन का मतलब सिर्फ सेफ फार्मेसी नहीं है इस केस में। लेट्स ट्राई टू मेक इट मोर ऑपरेशनल। Before you buy any medicine, please prefer WHO GMP or Schedule M compliant brands. Check for CDSCO license number on the label and avoid open or unsealed bottles. Now, medicine देने से पहले please shake the bottle well. उसे smell करो and visually inspect the liquid. और अगर सिरप का कलर क्लाउडी है या सेपरेशन विजिबल है तो प्लीज उसे फेंक दो एंड प्लीज डू नॉट रीयूज लेफ्ट ओवर सिरप्स। नाउ जब दवाई का कोर्स चल रहा हो नोट करो उसका टाइम एंड डोज। प्लीज
प्लीज ऑब्जर्व करो बच्चों का यूरिन पैटर्न कि वो जा रहे हैं या नहीं, और अगर जा रहे हैं तो आर दे एबल टू यूरिनेट और नॉट. एंड प्लीज रिकॉर्ड एनी एपिसोड ऑफ वॉमिटिंग और ड्राउजीनेस. नाउ मेडिसिन का कोर्स खत्म करने के बाद प्लीज सारी दवाइयां फेंक दो, उनको घर पे रखने का कोई मतलब नहीं बनता. प्लीज प्लीज स्टोर योर मेडिसिन इन अ डार्क एंड ड्राई प्लेस एंड मेक श्योर दैट योर सिरप्स आर नेवर इन सनलाइट. प्लीज प्लीज नेवर पोर योर सिरप इनटू अनदर बॉटल ताकि आप वो किसी और को दे सकें. नाउ माई रोल इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री इज नॉट जस्ट लिमिटेड एज अ डॉक्टर. बाय एजुकेशन आई ऑल्सो लुक एट द इकोनॉमिक्स बिहाइंड हेल्थ केयर. ये ट्रेजेडी जो भी हुई है, ये आपको सिर्फ एक कंपनी की गलती बताई जाएगी, बट ये ट्रेजेडी किसी सिर्फ उस एक कंपनी का फॉल्ट नहीं है. ये एक सिस्टेमिक कोलैप्स है ऑफ द गवर्नमेंट एंड द ब्यूरोक्रेसी. बिकॉज इंडिया में 10,000 से ज्यादा फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं. उनमें से हाथ भर ही हैं जो कि मैन्युफैक्चरर्स जीएमपी सर्टिफाइड हैं. जीएमपी माने गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस. लेकिन स्मॉलर कंपनीज जो रूरल बेल्ट्स में ऑपरेट करती हैं, उनके लिए टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल, रॉ मटेरियल वेरिफिकेशन सिर्फ एक कागज है. रॉ मटेरियल के जो सप्लायर हैं वो, एंड स्पेशली अनरेगुलेटेड सप्लायर्स, चीप ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करते होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल ग्रेड सॉल्वेंट रादर देन फार्मास्यूटिकल ग्रेड सॉल्वेंट, जो कि 4-5 गुना सस्ता होता है फार्मास्यूटिकल ग्रेड के कंपैरिजन में. एंड जब प्रॉफिट मार्जिन का प्रेशर बढ़ता है, तब उस स्टेज पे कॉस्ट कटिंग शुरू हो जाती है. एंड इंस्पेक्शन एजेंसीज खुद अंडरस्टाफ्ड हैं, तो साफ सीधी सी बात है कि करप्शन बढ़ता है एंड इवेंचुअली कंटामिनेटेड प्रोडक्ट मार्केट तक पहुंच जाता है. एक और इशू है एक्सपोर्ट रेगुलेशन. इंडिया आज की डेट में फार्मेसी कहलाया जाता है पूरी दुनिया का. हम लोग 200 से ज्यादा कंट्रीज को जेनेरिक ड्रग्स एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट क्वालिटी की टेस्टिंग हर बैच पे बराबर नहीं होती. WHO के अलर्ट्स के बाद भी अगर इंस्पेक्शन होती भी है तो फॉल्टी बैच को ट्रेस करना एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है कि कौन सा बैच कहाँ गया, कौन से लॉट में कंटामिनेशन हुआ है, ये सब मैन्युअली ट्रैक करना पड़ता है. एंड जब तक पेपर वर्क होता है तब तक ऑन ग्राउंड डैमेज हो चुका होता है. नाउ कफ सिरप अपने आप में खतरनाक नहीं है. जब आपको पता है कंटामिनेशन कैसे होती है, कैसे सिम्टम्स इवॉल्व करते हैं और क्या करना चाहिए अगर कुछ गलत लगता है, तो आप उस केस में पैनिक ना करें, बट आप उस पर एक्ट करें. ये जो कफ सिरप स्कैंडल हुआ है, ये एक रिमाइंडर है दैट मेडिकल लिटरेसी बिगिंस एट होम. लेबल पढ़िए, क्वेश्चन पूछिए एंड विजिलेंस दिखाइए, बिकॉज इन हेल्थ केयर अवेयरनेस इज नॉट पैनिक, इट इज प्रिसिजन. एंड प्रिसिजन इन मेडिसिन saves lives. You were listening to the Dr. Wash Trains podcast. मेरा नाम डॉक्टर आकाश सहगल है. This is a podcast episode that I never thought that I would make. But yes, here we are, and thank you for making health a dinner table conversation.